तो क्या कीवर्ड्स हमने डिराइव करे कि व्हाई आर दीज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और assumptions और अकाउंटिंग concepts, why they have been introduced to make the financial statements more meaningful, uniformity, and to make them easily understandable by the various users. So uniformity, understandability, comparability, ये तीन कीवर्ड्स हैं जो जरूर यूज करना while explaining accounting principles. अब एक एक करके हम अकाउंटिंग रूल्स सुनेंगे, ध्यान से देखना। दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक अकाउंटिंग assumptions, एक अकाउंटिंग assumptions और दूसरा पार्ट है अकाउंटिंग कन्वेंशंस, उसको वो प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं, बट उससे हमें सारे रूल्स पता होने चाहिए। assumptions 3 है, बाकी जो कन्वेंशंस और प्रिंसिपल्स 11 है, सारे के सारे हमारे टिप्स पे होने चाहिए। पूरी की पूरी अकाउंटिंग इन्हीं से ही होगी, इन्हीं पे ही बेस्ड है, ये रूल्स। फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions और concepts are the assumptions which are presumed। कह रहे अकाउंटिंग assumptions क्या, it is presumed, ये मान लिया जाएगा that they have been followed in preparing the annual accounts or the financial statements. The entities which do not follow any of the accounting assumptions are required to disclose which of these assumptions they have not followed and the reasons। कह रहा मान लिया जाएगा कि assumptions आपने फॉलो करी हैं, 3 assumptions। अगर आपने फॉलो नहीं करी तो आपको अलग से डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि आपने क्यों नहीं फॉलो करी, क्या रीजन है वो ना फॉलो करने का। The fundamental accounting assumptions recognized by Accounting Standard 1 disclosure of accounting policies are number 1, 3 assumptions हैं। पहली assumption है going concern assumption। ध्यान से सुनना, पहले उसका मीनिंग क्या कहना चाहते हैं। going concern, ऐसा मान लिया जाएगा कि बिजनेस इज गोइंग टू लास्ट फॉर एन indefinite period of time. There is no intention to close the business or scale down the operations significantly. कह रहे मतलब अगर हमने लविशा मोटर कार खरीदी, Yes, sir. मोटर कार, ये हमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट देगा या लॉन्ग टर्म? Short term. लॉन्ग टर्म, गुड। तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? So capital. वेरी गुड, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपने उसको अपना एसेट मान लिया, उस पीरियड का एक्सपेंस नहीं माना, यस और नो? Yes, sir. और आपने क्या बोला कि ये मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, मतलब 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट देगा, तो मैं पूरे के पूरे एसेट को एक पीरियड का एक्सपेंस नहीं मान सकते, हम उसको थोड़ा थोड़ा करके डेप्रिशिएट करेंगे, यही माना आपने? Yes, sir. तो अगर आपने 10 लाख की कार खरीदी तो आपने उसको करंट पीरियड का एक्सपेंस नहीं माना, उस पीरियड का एसेट मान लिया। Yes, sir. तो आपने ये अज्यूम करा कि एक गाड़ी 10 साल चलेगी, अगर हर साल 10% डेप्रिशिएट कर रहे हो तो एक एस्टिमेट लगा लिया कि ये कार 10 इयर्स यूज करोगे। Yes, sir. बट इस बात की क्या गारंटी है कि आपका बिजनेस भी 10 इयर्स चलेगा? क्या जरूरी है कि बिजनेस 10 साल चलेगा ही चलेगा? हो सकता है 20 चले, हो सकता है कि आप अगले साल ही बंद कर दो, कुछ नया बिजनेस कर लो, यस और? Possible. क्वाइट पॉसिबल। Yes. तो बट अकाउंटिंग करते वक्त जब हम अकाउंट्स बना रहे हैं, it will be assumed that your business is going to last for an indefinite period of time, for a foreseeable future, मतलब for a very long period of time। तभी आप डिफरेंशिएट करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ध्यान से देखना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। तो आपको लॉजिक समझ आएगा ना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ही सारी ट्रीटमेंट्स बनती हैं। गोइंग कंसर्न अजम्पशन, इसे बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ द रूल, स्टेटमेंट ऑफ द अजम्पशन। बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ फोरसीएबल फ्यूचर एट द सेम लेवल ऑफ ऑपरेशंस। अंडरस्टैंड करेंगे कहना क्या चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन, इट इज assumed that business shall continue for a foreseeable period and there is no intention to close the business or scale down its operations significantly। कह रहा मतलब
it is assumed that the business is going to last for a very long period of time. There is no intention to close the business or scale down its operations significantly. जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो, तो अकाउंटिंग करते वक्त ये अज्यूम किया जाता है कि बिजनेस इज गोइंग टू लास्ट फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम. इट इज बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. अब ध्यान से देखना, ये हो गया आपकी स्टेटमेंट, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट. ये वर्ड टू वर्ड आपको याद करनी है, पता होनी चाहिए. अब ये जो सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है, ध्यान से देखना, कलर चेंज कर देता हूं मैं, यही सेग्रीगेट करना आना चाहिए तो लिखने में आपको इजी होगा. अब जो सेकंड पार्ट है उसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन. जो सेकंड पार्ट है उसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन. इम्प्लीकेशन मतलब ठीक है ये रूल है, ओके, व्हाट डज इट इम्प्लाई, इससे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे क्या इम्पैक्ट आएगा. क्या है ये implication? Implication, it is because of this concept that a distinction is made between capital expenditure, that is expenditure that will give benefit for a long period, and revenue expenditure, that is one whose benefit will be consumed or exhausted within the accounting period. It is because of this concept that we differentiate between capital expenditure and revenue expenditure. कह रहे मैंने ऑफिस के लिए स्टेशनरी खरीदी, कह रहे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ज्यादा उसी पीरियड में एग्जॉस्ट हो जाएगा. मैंने ट्यूशन सेंटर के लिए फर्नीचर खरीदा, कह रहे नहीं ये तो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, आप इसको एक एसेट की तरह ट्रीट करो. तो पहली चीज होती है स्टेटमेंट, फिर इम्प्लीकेशन और फिर एग्जाम्पल. 3 पार्ट्स में करेंगे हम. कोई भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल करो या कन्वेंशन करो या अजम्पशन करो, कुछ भी, तो 3 पार्ट्स में. पहला स्टेटमेंट ऑफ द रूल, एग्जैक्ट स्टेटमेंट, कहना क्या चाहता है वो. सेकंड इम्प्लीकेशन, व्हाट डज इट इम्प्लाई, उसका इम्पैक्ट ऑन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. इम्प्लीकेशन मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को वो कैसे अफेक्ट कर रहा है. और थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल. थर्ड पार्ट हो जाएगा आपका एग्जाम्पल. ऑन द बेसिस, एग्जाम्पल क्या कह रहा है ध्यान से देखना, चलो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार ही मैं करके दिखा रहा हूं, बट आपने फिर वो हर एक पे अप्लाई करना है. ओके, एक बार मैं आपको सेग्रीगेट करके दिखा रहा हूँ 3 पार्ट्स में, बट हमें लॉजिक समझना है कि वो कहना क्या चाहते हैं, उसके बाद वो अपने आप सेग्रीगेशन आनी चाहिए. समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ. Yes, sir. 3 पार्ट्स, 1 स्टेटमेंट, सेकंड इम्प्लीकेशन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे क्या इम्पैक्ट है, थर्ड एग्जाम्पल. एग्जाम्पल जरूर. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट एंड दे आर डेप्रिशिएटेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर ओवर देयर एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, a machine purchased is expected to last 10 years. The cost of the machine is spread on a suitable basis over the next 10 years for ascertaining the profit or loss of each year. आपने मशीन खरीदी, 10 साल चलने वाली है, तो हम उसको करंट पीरियड का एक्सपेंस नहीं मान लेंगे पूरे के पूरे को, हम उसकी कॉस्ट को स्प्रेड कर देंगे 10 सालों में. हर साल 10% डेप्रिशिएट करते रहेंगे, so that correct profit or loss can be ascertained for each year. The total cost of the machine is not treated as an expense in the year of purchase itself. उसको spread कर दिया जाता है. जब हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कर रहे थे तो मैंने आपको डेप्रिसिएशन के मीनिंग के साथ साथ ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी कराई थी. यस और नो? Yes, sir. तो ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि एसेट्स की ट्रीटमेंट क्या होती है, क्या डिफरेंस होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में. अब हमने सीखा कि ऐसा क्यों करते हैं हम. इट इज बिकॉज ऑफ द गोइंग कंसर्न अजम्पशन. अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन ना होती तो आपको जो भी आप खर्चा कर रहे हो पूरे के पूरे को एक ही साल का एक्सपेंस मानना पड़ेगा. यस और नो? Yes, sir. अगर ये अज्यूम ही नहीं कर सकते आप कि नेक्स्ट ईयर भी बिजनेस होगा कि नहीं होगा,
तो आप कैसे अकाउंट्स में आप उसको डेफर करके दिखाओगे कि अच्छा इसको 3 सालों में डिवाइड कर दो, इसको 5 सालों में डिवाइड कर दो। तो आप एक अजम्पशन लेके ये सब कर रहे हो कि इतने साल मेरा बिजनेस तो चलेगा ही चलेगा, तो अजम्पशन है, इसीलिए इनको बोलते हैं अजम्पशंस। नंबर 1 गोइंग कंसर्न अजम्पशन।